आज हमारे साथ देवना मेहरा जी मौजूद हैं, फर्स्ट ग्लोबल से जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आप लोग शेयर बाजार में निवेश के लिए तमाम जानकारियां लोगों को मुहैया कराते हैं, तमाम रिपोर्ट्स होती हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए। तो सबसे पहले तो आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि क्योंकि शेयर बाजार आजकल बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, बजट भी नजदीक है, उसको लेकर के लोगों में तमाम तरह की शंकाएं हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। तो एक क्विक अगर हम आपसे रिकैप चाहें ओवरऑल बाजार की गिरावट के पीछे, तो क्या मेन वजह लगती है आपको, और ये गिरावट कहां तक जारी रहने के आसार है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाजार में गिरावट होना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जो अप्रत्याशित हो। आप पिछले 18-19 साल में देखें तो बाजार लगभग हर साल 10% से ज्यादा गिरता है। ऐसे 3 या 4 साल ही ऐसे रहे हैं जिसमें इंडेक्स 10% से कम गिरा हो, और जिसमें 2023 एक साल था। तो आप समझ लीजिए 2 साल के बाद आपको ये 10-12% आप, ऑफ कोर्स अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स देखें तो थोड़ी अधिक गिरावट नजर आई है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई बहुत अप्रत्याशित बात नहीं है। ये जरूर है कि बहुत सारे निवेशक बाजार में बहुत नए हैं, तो शायद उन्होंने पहले इस तरह के साइकिल देखे नहीं हैं। वो जरूर हो सकता है, लेकिन बाजार का जहां तक सवाल है, ये तो होता ही है। आपने एक नई किताब भी लिखी है, मनी मिथ्स एंड मंत्रास द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस किताब से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं किताब के लिए। और क्या एक ऐसी खास चीज आपको अपने इतने दिनों की जर्नी के दौरान बाजार को समझने में लगी जिसको आम निवेशक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? हाँ, ये पहली किताब है, मैं दिखा भी दूं तो ये है किताब। अभी बस बुक शॉप्स तक पहुंच ही रही है। आजकल में सब जगह पहुंच जाएगी, कुछ जगह तो पहुंच गई है, कुछ जगह बस महीने जनवरी के अंत तक पहुंच जाएगी। तो एक तरह से आप समझिए तो जो 30 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रहा है बाजार में, उसमें जो कुछ सीखा है, समझा है, वो इस किताब में है। और जहां तक मेरा अपना सवाल है, सीखने समझना ही जो मैं अपनी लाइफ में देखूं तो सबसे जिस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे, वो है लर्निंग या सीखना। बाजार से रिलेटेड भी और उसके अलावा भी। और धीरे धीरे फिर वो भी होता है कि कोई चीज समझ में आती है तो लगता है समझाओ भी। शायद इस कारण से भी कि मेरे जो माता पिता दोनों एकेडमिक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो वो एक सिखाने का, टीचिंग का जीन्स भी आप कहिए तो है। तो इसलिए लगता है कि हाँ, जो कुछ सीखा समझा है वो निवेशकों को समझाएं। बिकॉज बाजार में बहुत सारी चीजें जो लोग समझते हैं ऐसा करना चाहिए, वो बहुत तरह के मिथक भी होते हैं। आप समझते हैं कि वो मंत्र हैं कि आप जैसे कि इन्वेस्ट इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जैसे बोलते हैं अब लोग, या फिर हमको उस तरह से निवेश करना चाहिए जैसे वॉरेन बफेट करते हैं, या राकेश झुनझुनवाला करते थे। तो ये कहाँ तक इन चीजों में सच्चाई है, वो सब भी थोड़ा थोड़ा तौला है, समझा है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाने से आप रास्ता भटक जाएंगे। जो आप समझते हैं कि सही रास्ता है, वो हो सकता है आपको भटकाने वाला रास्ता हो। जो निवेश के जो बेसिक सिद्धांत है उनको भी समझाया है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि यू हैव टू नो द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स। तो पहले आप समझ लीजिए जो निवेश के गुण समझाए जाते हैं, और उसके बाद उसको तौल के देखिए कि बाजार में असल में क्या होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो किताबों में लिखा है, जो आपको टीवी पे सुनाई दे रहा है, जो निवेशकों ने कहा है, जो प्रोफेसर्स ने कहा है, जो मैं कह रही हूँ, सभी चीज को आप पूरा का पूरा निगल मत जाइए। उसको सोचिए, समझिए, देखिए असल में आंकड़े क्या बताते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नंबर्स पे ध्यान दीजिए, डेटा पे ध्यान दीजिए, आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, वो आपको क्या बताते हैं। कहानियों पे ध्यान थोड़ा कम करिए, इधर उधर से बातें सुनने पे भी ध्यान कम करिए। इवन बहुत ज्यादा वीडियो या टीवी देखना भी कम करिए, क्योंकि उससे आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। आप सोच, बहुत अच्छी तरह सोचिए कि कहाँ आपका ज्ञान बढ़ रहा है और कहाँ आपका उससे निवेश में आपको सहायता मिल रही है। जैसे एक चीज ये भी होती है कि ये दोनों किताबें हैं, मैडनेस ऑफ क्राउड्स और विजडम ऑफ क्राउड्स। तो ग्रुप में आपको ज्ञान मिल रहा है कि आपका
जो निर्णय लेने की शक्ति है वो खराब हो रही है, और उसका भी एक बड़ा सिंपल रूल है। तो उस तरह की चीजें भी इसमें है। और जहां तक मैंने ये ट्राई किया है कि ये चीज आसानी से समझ आए, तो जैसे आप देखिए तो इसमें सब हेडिंग्स हैं, बॉक्सेस हैं, समरीज हैं, जिससे कि आप फाइनेंस की दुनिया से नहीं भी हैं तो आपको समझ में आए। ये मैंने बिल्कुल। इसको जितना हो सके सरल करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं समझती हूँ हर एक का फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, सबने ऐसा नहीं कि एमबीए या सीए किया हुआ है। तो उसको सरल बनाने की हर संभव कोशिश की है। तो ये जैसा मैंने कहा 30 साल में जो सीखा समझा है उसको इस किताब में डाला है। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन तो मैम वाकई किताब का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको पूरी किताब शुरू से आखिर तक पढ़ करके ही चीजें समझ में आए। अगर आप कोई भी 4 पन्ने पलटते हैं तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ आपके लिए बाजार से जुड़ा जो आपके काम की चीज हो सकती है वो जरूर मिलती है। तो अब आपसे ये समझेंगे कि शेयर बाजार में एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं उनको कहां कहां लगाऊं, क्योंकि आम धारणा ये होती है कि शेयर बाजार में पैसे ज्यादा बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए लोग पूरी की पूरी कमाई या पूरी की पूरी रकम वहीं पर लगाना पसंद करते हैं। क्या ये सही है? किस तरह से चुनाव करना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको अच्छा निवेश कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग हो सकता है। हम्म। आपको अपना निवेश अपने मनोरंजन की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। कि आप कॉकटेल पार्टी में जाएं तो वहां तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि अरे 6 महीने पहले ये शेयर के बारे में बताया था ना, देखो कितना चढ़ गया। और वो सब पार्टी के लिए ठीक है बात, लेकिन जहां तक आपका अपने निवेश की बात है, आपका जो 85 से 90% जो रिटर्न आता है वो एसेट एलोकेशन से आता है। हम्म। ये कौन सा स्टॉक आपने लिया वो कम हद तक निर्धारित करता है इस बात को। और दूसरी बात जो आपने कही, कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि मैं अभी 25 साल की हूँ, जॉब अच्छा है, तो क्या मैं 100% अपना इक्विटी मार्केट्स में लगा दूं? कभी भी 100% आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जो आप पैसा लगाएं वो ऐसा पैसा होना चाहिए जो कम से कम 5-10 साल तक आपको आवश्यकता ना पड़े। और आप हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ अप्रत्याशित खर्चे आते हैं। कभी होता है आगे पढ़ने जाना है, घर खरीदना है, नौकरी चली गई, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए कुछ पैसे तो आपको इक्विटी मार्केट से बाहर भी रखने चाहिए। तो उसमें फिक्स्ड इनकम है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है। इक्विटी में भी जो आप डायरेक्ट लगा रहे हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये सब इक्विटी की ही कैटेगरी में आएगा। फिर सोना है, रियल एस्टेट है कि कोई प्लॉट है या घर है या फ्लैट है, वो सब है। हो सकता है आपके पास कुछ और भी हो, जैसे क्रिप्टो वगैरह, वो भी एक अलग कैटेगरी है। तो आप मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे गूगल मैप में आप खाली ये नहीं डालते कि आपको कहाँ पहुंचना है, ये भी डालना जरूरी होता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल। पहला जो चरण है वो तो ये है कि आप पहले समझिए कि अभी मेरा निवेश कहाँ कहाँ है। तो अपना टोटल निवेश देखिए कहाँ कहाँ है, जैसा मैंने कहा घर से लेके इक्विटी तक। और फिर उसमें यह भी देखिए कि ये जो निवेश है वो वहां पर है जहां आप चाहते हैं या कहीं और होना चाहिए। तो और एसेट एलोकेशन में एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि खाली इंडिया के एसेट ही काफी नहीं है, आपको जी। ग्लोबल एसेट्स भी देखने पड़ेंगे। ये जो 90% रिटर्न आ रहा है एसेट एलोकेशन में, उसमें ज्योग्राफी भी सम्मिलित है, उसमें कि कौन से देश में आपने निवेश किया वो भी है। तो मैम, हम अपने देश में जो अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, सपोज वो एफएमसीजी की कंपनी है या टेक सेक्टर से जुड़ी है, तो इन पर विदेशी बाजारों का भी एक इम्पैक्ट रहता है। चाहे एशिया में कुछ होता है, यूरोप में कुछ होता है, तो हमारे बाजार उसको एंटिसिपेट करके उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे में एक निवेशक को दुनिया भर के बाजारों के बारे में जानना समझना किस हद तक जरूरी है, ये बताइए हमें। ये तो है, बहुत सारे ट्रेंड दुनिया में एक से होते हैं। यहाँ तक कि कई बार होता है कि स्मॉल कैप रैली है तो पूरे विश्व में ही है। हम्म। और कुछ तो ऐसे सेक्टर हैं जिनका सीधा सीधा जुड़ाव होता है, जैसे आपने तो ये इनकम ये बताया कि इंफोटेक वगैरह, बट उसके अलावा भी आप देखें बिल्कुल। तो जैसे स्टील है। अब स्टील हम्म। का भी जो भाव होता है वो अंतर्राष्ट्रीय भाव पर निर्धारित होता है। यहाँ पर आप, क्योंकि वो ऐसी कमोडिटी है, तो
कुछ हद तक तो असर सब जगह का आता ही है। और इसीलिए ये भी मैं कहूंगी कि कोई भी थीम हमेशा नहीं रहता है, ना हम्म। देश का, ना एसेट का, ना अगर आप इक्विटी में ही देख रहे हैं तो सेक्टर, या स्मॉल कैप लार्ज कैप, तो कोई भी जो थीम शुरू होती है उसका अंत भी होता है। जैसे लोग समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का मतलब है अमेरिका का बाजार, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, तो वो आपको, और कोई भी चीज हमेशा अच्छा नहीं करती। ये जरूर है कि 10-12 साल से अमेरिका ने अच्छा किया, पर ऐसा मतलब नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छा करता है। हम्म। सब चीज आपको कुछ हद तक तो, हाँ, दुनिया की खबर रखनी पड़ती है। शेयर बाजार का उतार चढ़ाव लोगों को अक्सर बीपी बढ़ा देता है या बीपी कम भी कर देता है कई बार जहां उनका निवेश होता है। तो ये वॉलेटिलिटी से कैसे डील करते हैं आप लोग, और क्या सजेशन सलाह देते हैं आप अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ऐसे मौकों पर? ये कितना बड़ा चैलेंज लगता है? देखिए, वॉलेटिलिटी तो बाजार का नियम है। अब थ्योरी में सब लोग समझते हैं कि हाँ, इक्विटी सबसे रिस्क वाला एसेट है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला एसेट है। लेकिन असल में जब वो उतार चढ़ाव आता है, तब आप अपना दिल दिमाग कितना स्थिर रख पाते हैं, वो एक अलग कहानी हो जाती है। आप अगर जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तब किसी को इसकी फिक्र नहीं होती। पिछले वर्ष कई और मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल नए निवेशक भी, अच्छे खासे बड़े निवेशक, फैमिली ऑफिस टाइप निवेशक भी हमको ये कहते थे कि आप क्यों इतना कंजर्वेटिव हैं, आप क्यों इतना रिस्क मैनेजमेंट पे जोर देती हैं, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा रिस्क लें और ज्यादा रिटर्न कमाएं। मैंने कहा, ज्यादा रिस्क से एक ही चीज आप समझ लीजिए जो मोर और लेस होगी ही, वो है कि आपका लॉस का की संभावना बढ़ जाती है। जी। रिटर्न ज्यादा आएगा, ये लिख के नहीं दिया गया है कि आपको, कि आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और हम्म। बाजार में जो ये वॉलेटिलिटी है, ये ऐसा नहीं कि हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, एक साल 30% रिटर्न आएगा, अगले साल हो सकता है 8% आए, लेकिन अगले हम्म। साल हो सकता है -20% आ जाए। ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि इक्विटी ऐसा ही बाजार है। और और आप देखें तो इवन एक एक दशक तक जो रिटर्न होता है वो कहीं का कहीं होता है। हमारे दिमाग में जैसे होता है कि भारतीय बाजारों से आपको 15-16% सालाना मिल जाएगा, लेकिन आप 2010 से 20 का पूरा दशक देखें तो रिटर्न 9% भी नहीं था, बिल्कुल। 8.5% से कुछ ही अधिक था, जबकि उस दशक में फिक्स डिपॉजिट ही आपको 8% के करीब दे रहे थे। तो उसमें हम्म। अगर आपने 100 रुपए शुरू में लगाया, तो 10 साल बाद आपको खाली 230 मिला, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ही आपको 200 मिल जाता। उसके बनस्पत आप देखें तो 1980 में अगर आपने 100 रुपए लगाया होता तो 10 साल में आपको 700 मिल जाता। तो बिल्कुल। इतना बड़ा डिविएशन हो सकता है इक्विटी बाजारों में, ये आप सोच के चलिए। एक किताब आई थी राकेश झुंझुनवाला जी पे, वो शायद जिन्होंने लिखी थी उन्होंने भी उस एक वाक्य पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो किताब का सार, या आप कहें तो राकेश की सुपर पावर ये थी, उसने लिखा था कि मैंने जो भी पैसा बनाया वो 1989 से 1992 बनाया, 2003 से 2007, 2003 से 2007, और एक और पीरियड, तो 3 पीरियड में मैंने पैसा बनाया। बीच में 5-5 साल भी ऐसे गए जिसमें मैंने पैसा नहीं बनाया। तो जो हम्म। ये समझ ले कि इक्विटी बाजार में रिटर्न्स जिसे कहते हैं लंपी, की होता है कि 2 साल में ही आपको 6 साल का रिटर्न मिल गया, वो भी होता है। और दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि आपका जो पेशेंस है वो जवाब देने लगेगी, आप कई बार रिटर्न नहीं आएगा बहुत समय तक। तो ये सब होता है बाजार में। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे निवेशक नए हैं जो शायद कोविड के बाद बाजार में आए हैं। आप डीपी अकाउंट्स देखें तो उससे तो ऐसा ही मालूम चलता है। तो जी। उन्होंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि इक्विटी बाजार में कितना उतार चढ़ाव होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी बाजार चलता है और फिर गिरता है, तो जब वो दोबारा चलता है तो वही स्टॉक्स और वही सेक्टर और वही थीम नहीं चलते हैं। खास करके जो छोटे स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप के स्टॉक होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टॉक तो कभी वापस नहीं आते हैं, जिसे मैं कहती हूँ शून्य में विलीन हो जाते हैं। तो आप हम्म। आज की डेट में देखें तो खाली 4-4.25 हजार स्टॉक्स हैं जो बाजार में ट्रेड होते हैं। आप
देखिए लिस्टिंग शुरू से तो उसके कई गुना हैं। मतलब आप 1990 वाला दशक देखें तो कई साल थे जिसमें 1200 1300 लिस्टिंग्स हुई, हम्म। और उसमें से बहुत सारे स्टॉक कभी मतलब नजर ही नहीं आए, और वो तो जो कई स्टॉक तो जो गायब होते हैं, और कई जैसे इवन जैसे डीएलएफ जैसा स्टॉक आईपीओ के बाद कितने साल तक वो भाव ही नहीं आया। बिल्कुल। मतलब आईपीओ के बाद कुछ महीने वो ठीक किया, उसके बाद और जैसे मतलब रिलायंस पावर वगैरह तो सबको याद ही है कि कितना लोगों को था कि ये आईपीओ कितना अच्छा है, और लेकिन वो शेयर चला गया। तो वो जो थीम वाले स्टॉक होते हैं वो कई बार जाते हैं तो फिर कभी वापस नहीं आते, तो ये वो खतरे वो वाले उनका स्टॉक। एक वो दौर होता है जो वो थीम चलने का, तो उस वक्त उसका बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए वो बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं रहते। आपने मल्टी बैगर स्टॉक्स का जिक्र किया है, वो चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे खास तौर पर। तो दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे आपसे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कि उसका पोर्टफोलियो फुल ऑफ मल्टी बैगर्स हो, लेकिन क्या ये हाँ, संभव है असल में? और इवन अभी राकेश जी का आपने नाम लिया, तो क्या उनके पास भी इतने मल्टी बैगर स्टॉक्स रहे होंगे हमेशा? देखिए मल्टी बैगर का जहां तक सवाल है, हमारे अगर मैं अपनी फर्स्ट ग्लोबल की हिस्ट्री देखूं तो दो शेयर सबको याद आता है, दो दो रिपोर्ट खासकर। एक एचडीएफसी बैंक का रिपोर्ट था, जब एचडीएफसी बैंक की लिस्टिंग के एक वर्ष बाद का 1996 की वो रिपोर्ट थी। 38 रुपए का भाव, जो स्प्लिट एडजस्टेड 4 रुपए से भी कम का भाव, आप समझ लीजिए। जी। और उसके कवर पे था एक एक बच्चा, 1 साल का बच्चा डायपर में, कि ये आज यहाँ है। और दूसरी फोटो थी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, जो उस समय मिस्टर यूनिवर्स थे, कि जी। बोला कि अभी ये बेबी है लेकिन ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनने वाला है। तो वो था एक अमेजोन की रिपोर्ट सबको याद रहती है, कि वो जो टेक क्रैश था 2000 का, सन 2000 का, उसके बाद 2001 में $15 के भाव पे जो स्प्लिट एडजस्टेड 75 सेंट है, हमने स्ट्रॉन्ग बाय किया था, जबकि वॉल स्ट्रीट पे एक भी और फर्म का बाय नहीं था। हम्म। तो जेफ बेजोस ने हम लोग को ईमेल भी लिखी थी, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बिकॉज खाली हमारा बाय था। तो कई बार अभी भी सोशल मीडिया में मेरे पास इस तरह के आते हैं मैसेजेस कि मेरा बच्चा हुआ है, तो आप बताइए कौन सा अगला एचडीएफसी बैंक या अमेजोन है जो मैं लेके 25 साल के लिए भूल जाऊं। हम्म। मैंने कहा ये जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है आपको बताने के लिए कि 25 साल कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा। हम्म। अगर किसी के पास होती तो दुनिया में एक तो फंड मैनेजर, एक तो निवेशक ऐसा होता जिसकी जिसके पोर्टफोलियो में आप 100% नहीं तो 50% तो मल्टी बैगर होते, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। वॉरेन बफेट जो शेयर खरीदते हैं, और ये डेटा है, उसमें से 80-85% वो 2 साल के अंदर निकाल देते हैं, आधे से ज्यादा 6 महीने के अंदर ही। तो मतलब जो आप देखिए तो ये रेशियो रहता है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। वो खुद कहते हैं कि 70 साल के करियर में अगर आप मेरे 10-12 डिसीजन निकाल दीजिए तो मेरी रिटर्न बहुत खराब हो जाएगी। वैसे भी उन्होंने 20 साल से एसएनपी को बीट नहीं किया है, पर हम्म। ये रेशियो होता है। आपने राकेश का नाम लिया, उनसे तो मिलते थे हर बार, वो नए नए स्टॉक्स की बात करते थे, उन्होंने भी सैकड़ों डिसीजन लिए होंगे। पैसा उनका 4 स्टॉक में बना, क्रिसिल, टाइटन, लुपिन और एक आध और में। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको 20 साल पहले मालूम था कि हाँ इसी स्टॉक्स में पैसा बनेगा, ऐसा किसी को नहीं मालूम रहता है, क्योंकि ये गेम ही है प्रोबेबिलिटी का। आपको भविष्य नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। आप आदित्य पुरी या जय बेजोस से पूछते कि आपका स्टॉक 20 साल कैसा करेंगे, इवन बिजनेस कैसा करेगा, वो नहीं बता सकते थे। आप किसी स्टॉक बिल्कुल। को रेकमेंड करते हैं, बहुत से बहुत जहां आपको बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत सब है, तब आप शायद कह सकते हैं कि ये दुगना हो जाएगा या तिगुना हो जाएगा। उससे आगे का भविष्य किसी को नहीं मालूम होता है। तो आपको अगर मल्टी बैगर चाहिए तो उसका एक ही तरह से आप कर सकते हैं कि आप किसी सिस्टम से सोच समझ के 25-30 स्टॉक्स लें। हम्म। उसमें भी कम से कम आधा दर्जन या ज्यादा ही ऐसे होंगे जो बेकार निकलेंगे, हम्म। जिसमें वो नहीं होगा जो आप सोच रहे थे। चाहे वो कंपनी की गलती हो, चाहे बाहर का वातावरण बदल गया हो, चाहे इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी कारण से वो भविष्य वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने सोचा था, तो उससे निकल जाइए। बाकी कुछ होंगे जो थोड़ा रिटर्न देंगे अगर आपने ठीक से चुनाव किया है, और अगर आपका आपकी जो लक है कह लीजिए,
या भगवान है या जो भी है वो आपके साथ है, तो हो सकता है 25 में से 2 मल्टीबैगर निकल आए, पर आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा कि वो 2 या 3 स्टॉक कौन से हैं। हम्म। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पोर्टफोलियो का अच्छा चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा चीज है कि जब आप किसी भी चीज में निवेश करें तो ये जरूर अपने को कहें कि हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ। क्योंकि एक जो आपका होगा, जितने आप निर्णय लेंगे उसमें से कुछ तो गलत निकलेंगे ही, क्योंकि हम्म। भविष्य किसी ने नहीं देखा है। अब मैं तो बोलती हूँ कि कोविड में जीने के बाद अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि दुनिया में सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है, आप पहले से नहीं जान सकते कि क्या होगा, तो आपको ये बात कब समझ में आएगी। एक तो अगर कोविड तो खैर किसी ने नहीं देखा था, लेकिन 2020 के शुरू में मैं अगर आपको बोलती कि अब कुछ महीने बाद रिटेल सेल्स जीरो के करीब चले जाएंगे, होटल का बिजनेस जीरो हो जाएगा, ट्रैवल जीरो हो जाएगा, तो आप कभी कह सकते थे कि बाजार चलेंगे दुनिया भर के, लेकिन चले। तो आपको अभी हाइंडसाइट में तो आप रीजन ढूंढ लोगे कि हाँ लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, बट उस समय आप कभी कह सकते थे क्या? तो इसलिए दुनिया ऐसी है जहाँ आपको बहुत सारी चीजें भविष्य की नहीं मालूम होती। ये स्कूल या कॉलेज नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक नियत आंसर है, एक नियत उत्तर है। इसलिए जब मैं लोगों को हायर भी करती थी तो ये चीज सिखाना सबसे मुश्किल होता था कि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी नहीं रहेगी और आधी अधूरी जानकारी से ही आपको निर्णय लेना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल। मालूम नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। और तमाम लोग इस तरह की भी सोच रखते हैं बाजार में निवेश करने के लिए कि अगर किसी एक कंपनी की मोनोपोली है तो उसी में निवेश कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन नहीं रहेगा और सारा का सारा बेनिफिट हमारे स्टॉक को ही मिलेगा। क्या ऐसा होता है? ये भी एक मिथक है कि आप मोनोपोली वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि अगर आप बिल्कुल डोमिनेंट प्लेयर हैं तो कोई नया प्लेयर आता है तो वो जो मार्केट शेयर लेके जाएगा, इंडस्ट्री का हिस्सा लेके जाएगा, वो हो सकता है आपके ही शेयर में से लेके जाए। अगर बाजार, अगर वो उस पूरे जो इंडस्ट्री में ग्रोथ कम है तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसके पास 70% 80% मार्केट शेयर है वो उससे ज्यादा नहीं ग्रो कर सकता। लेकिन जो जिसके पास 2% शेयर है वो तो अगले साल 50% भी ग्रो कर सकता है कि वो 2% से 3% पे आएगा। तो ये चीज हमने बहुत तरह से देखी है। जैसे जब टाटा ने जेएलआर लिया था, जैगुआर लैंड रोवर को लिया था, तब भी हमने ये कहा था कि देखिए अब अच्छे मॉडल बना रहे हैं वो, और लग्जरी कार में अभी जैगुआर का शेयर खाली 4-5% है। तो वो 4-5% से 6 भी हो सकता है, भले ही लग्जरी कार मार्केट ओवरऑल नहीं ग्रो करे। आप देखिए तो कंज्यूमर कंपनीज में भी यही होता है कि शायद जो बड़ी कंपनीज हैं, हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले जैसी, उनके लिए बाजार से ज्यादा ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई एक स्टेट में या कहीं एक रीजन में जो नए छोटे मोटे प्लेयर्स आते हैं वो ग्रो कर लेते हैं। तो बहुत तरह की चीजें ऐसी होती है। तो बहुत तरह से ये होता है कि आप अगर डोमिनेंट प्लेयर हैं तो एक्चुअली आप में कुछ मामलों में रिस्क बढ़ जाता है कि जो भी आएगा आपकी शेयर लेके जाएगा। अब जैसे पेंट्स में है, अब आप एशियन पेंट्स हैं तो अगर नए प्लेयर आते हैं तो आपका शेयर कुछ तो कम होगा। अगर आप शेयर नहीं कम करना चाहोगे तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा। और जो नया प्लेयर है बहुत बार छोटा होता है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कम होता है, वो उतने ना उतने अच्छे उसके ऑफिसेज हैं, ना उतना वो तनख्वाह दे रहे हैं अपने लोगों को, तो कुल मिला के उनका जो कॉस्ट कम होता है बहुत बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर से। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो वही मैं कहती हूँ कि आपको जो भी कहानी सुनाई जाती है अल्टीमेटली आप देखिए कि वो डेटा में वो है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और बहुत सारी इंडस्ट्री में ये भी होता है कि अचानक से जो बिल्कुल डोमिनेंट कंपनी थी वो बिल्कुल गायब ही हो गई। आप नोकिया को देखिए, एक समय बिल्कुल। था कि सब बिजनेस मैगजीन के कवर पे आता था कि मोबाइल फोन में कोई कभी नोकिया को हरा पाएगा क्या, बिकॉज वो एक सेगमेंट में नहीं, सस्ते से महंगे से महंगे फोन तक सब जगह वो नंबर 1 थे, और एक दिन वो कहानी खत्म हो गई। तो अब तो ये भी है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो जिस तरह से बदलाव आता है वो चीज अब
ज्यादा तेजी से होती है। अब जो जी। एक कंपनी की डोमिनेंस का जो टाइम होता है वो कम होता जा रहा है। और कई बार ये भी होता है कि आप अगर डोमिनेंट कंपनी है तो आप नहीं चाहोगे कि वो मैं ऐसी चीज करूं जिससे जो मेरा अभी का कैश आ रहा है उस पे कमी आए, जबकि वो नया प्लेयर आके कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया प्रोडक्ट ऐसा ला सकता है जिससे वो पूरी इंडस्ट्री ही बदल जाए। जैसे कोडाक के साथ हुआ कि कोडाक फिल्म बनाती थी और उनका ज्यादातर पैसा कैमरे से नहीं फिल्म से आता था। तो उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए कि हमारा तो सारा मेन बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, वो हमारा कैश आना बंद हो जाएगा, पर किसी और ने आके वही चीज कर दी और आपका बिजनेस तो खत्म हो ही गया। बिल्कुल। तो मैम ऐसे में एक किसी भी शेयर में वैसे भी कोई कभी भी टॉप और बॉटम दोनों चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी एक दायरा क्या होना चाहिए शेयर बाजार में, किसी भी शेयर में किसी भी सेक्टर में निवेश के लिए क्या 4-6 मंत्राज आप देंगे इन्वेस्टर्स को, हम क्या सोचे निवेश करने से पहले? एक तो आप ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल्स हैं उनको देखिए। और फाइनेंशियल्स में भी मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग खाली इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं कि इस साल इतना ग्रोथ रहा, ऐसे मार्जिन रहे, इतना सेल्स ग्रोथ हुआ, इतना प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, उसके आगे नहीं देखते हैं। हम्म। तो आप जब देखें तो सब चीज को देखें, खासकर बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, ये सब को भी देखें अगर आपको खुद से निवेश करना है और खुद से फाइनेंशियल समझने हैं। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए। कैश फ्लो देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मैं ये आपको बताऊं कि कंपनियां भी ये समझती हैं कि अधिकतर लोग खाली इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो इसलिए अगर जैसे प्रेशर आ रहा है, बाजार में डिमांड नहीं है, तो बहुत सारी कंपनियां ये करेंगी कि पहले तो सेल्स और प्रॉफिट तो अच्छा ही दिखाएंगी, वो क्रेडिट पे हो सकता है बेचना शुरू कर दें। तो आपको पहला प्रेशर नजर आएगा रिसीवेबल्स पे। सेल्स तो फिर भी लगेगा ठीक है, पर आप देखेंगे कि पहले उनका 30 दिन का रिसीवेबल होता था, 50 दिन का हो गया है, मतलब वो सेल्स पुश कर रहे हैं और वो फाइनल शायद बिक नहीं रहा है। तो ये सब चीजें इसीलिए बैलेंस शीट को देखना जरूरी है, इसीलिए कैश फ्लो को देखना जरूरी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जी। तो एक मैम ये भी सवाल है कि आज की तारीख में जब शेयर बाजार 10 से 15% और कई सेक्टर्स तो 25 से 30%, कुछ शेयर्स में 50% की भी करीब गिरावट देखी गई है, इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो पहले के मुकाबले ही हैं। तो अब जब ये शेयर हमें सस्ते मिल रहे हैं तो इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि बाकी सारी चीजें जो हमें 4 दिन पहले नजर आ रही थी अच्छी अभी भी वही है, लेकिन प्राइस काफी कम हो गया है। तो इनको लेकर के क्या एक कॉशियस अप्रोच होना चाहिए कि आगे और भी गिरावट आ सकती है, या लेने में भलाई रहेगी अभी ताकि यहां से ऊपर जाने में का फायदा मिले? देखिए, वो आपको स्टॉक बाय स्टॉक और सेक्टर बाय सेक्टर देखना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि शेयर्स में ये जरूर है कि कोई चीज 50% गिर गई है तो वो और 50% भी गिर सकती है, ये बिल्कुल। तो हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक रहे हैं, आप इतिहास में देखिए, जो गिरते ही चले गए हैं। हम्म। तो इसलिए अगर फंडामेंटल सेम भी है तो भाव हो सकता है उसका वैल्यूएशन पहले बहुत हाई चला गया हो, अब वो गिर गया है, तो जरूरी नहीं कि वो पहले 100 टाइम पीई पे था तो अब वो 60 टाइम पीई पे है तो अच्छा हो गया, हो सकता है अभी भी अच्छा नहीं हुआ हो। तो आपको इतिहास को तो कुछ हद तक भूलना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो कभी वापस ही नहीं आते हैं। हम्म। आप खास करके जैसे स्मॉल कैप में आप देखें तो स्मॉल कैप में 2008-9 में स्मॉल कैप इंडेक्स ओवरऑल में लगभग 80% गिरावट आई थी, 78% एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो। उसके बाद वो इंडेक्स का लेवल 8 साल के बाद आया 2016 में, लेकिन वो भी खाली कहने की बात है कि वो इंडेक्स वापस आया, क्योंकि तब तक वो इंडेक्स के स्टॉक ही बदल गए थे। तो जो स्टॉक्स गिरे थे उसमें से बहुत कुछ वापस ही नहीं आए। तो ये गलत धारणा है कि स्टॉक गिर गया है तो मैं और ले ही लूं। इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि जब स्टॉक गिरता है, और स्टॉक गिरता तो छोड़िए, आप जो भी आपके पास पोजीशन है हमेशा उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो वो एक बेसिक अनुशासन है जिससे हटिए मत। और जो स्टॉप लॉस होता है वो आपके खरीद के भाव से नहीं होता है कि अगर आपने 25% का स्टॉप लॉस लगाया तो ये नहीं कि आपने 50 रुपए पे कुछ लिया था तो अब हमेशा के लिए वो 37.5 का स्टॉप लॉस हो गया, नहीं।
अगर वो 50 से 100 जाता है, आप बने रहिए, 100 से 90 होता है तो भी बने रहिए। वो वहां से होते होते 200 होके अगर 150 हो जाता है तो दैट मीन्स ऊपर से 25% घट गया, तो आप निकल जाइए। हम्म। तो ये होगा जरूर कि कभी कभी आप निकल जाएंगे और फिर से स्टॉक चलेगा, लेकिन ओवरऑल आप ये अगर सारे अपनी पोजीशंस के लिए ये करेंगे तो ये आप फायदे में रहेंगे। आपका लॉ, आज ही मुझे सुबह किसी ने मैसेज भेजा कि मैम आपसे यही चीज मैंने सबसे ज्यादा सीखी कि स्टॉप लॉस, और जिसके कारण मेरा पोर्टफोलियो अभी 8-9% ही डाउन है, क्योंकि जहां हम्म। जहां स्टॉप लॉस हिट हुआ मैं निकल गया। तो वो जी। वो डिसिप्लिन रखिए, और ये मत अपने को समझाइए कि हाँ मुझे बाजार से ज्यादा मालूम है, मेरा ये हाई कन्विक्शन था तो अब मैं बाय ऑन डिक्लाइंस करूं। वो गलत चीज है। वो हम्म। आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही कम ऐसे कारण होंगे कि जब आपको, बहुत ऐसे कम इंस्टेंसेस होंगे जब आपको नीचे में और खरीदना चाहिए। ये जस्ट बिकॉज कि कोई चीज गिर गई है, इंडेक्स की बात अलग होती है। जैसे हम्म। कि आप को याद हो तो 2021 में भारत में बहुत सारे नैस्डैक ईटीएफ्स और फंड्स आए थे, और उस समय मैंने, उस समय ही, बाद में नहीं, उसी समय मैंने टीवी पे आके भी कहा था कि नैस्डैक 2-3 साल से बहुत अच्छा कर रहा है। आप सोच रहे हैं हमेशा ही अच्छा करेगा, ऐसा होता नहीं है। अभी अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं अच्छा करे, लेकिन अब 2022 में नैस्डैक विश्व में लगभग सबसे खराब इंडेक्स रहा, तो ऊपर से 40% घट गया। तो उस समय कुछ लोग आए कि अरे हमने तो वो 21 में ईटीएफ ले लिया था, अब 40% डाउन है नैस्डैक, तो अब निकल जाए। मैंने कहा अब आप निकलने का कोई फायदा नहीं है। तो जब इतना बड़ा इंडेक्स कोई इतना घटता है तो इंडेक्स फिर बाउंस करता है, हम्म। लेकिन स्टॉक्स के लिए ये बात सच नहीं है कि वो गिर गया है कोई चीज 50%, वो और 50% गिर सकता है। वो 100 से 50 हुआ है तो 50 से 25 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। और बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं इतिहास में जो कभी अपने उस हाई पे आए ही नहीं वापस। हम्म। आखिर में मैम आपसे समझना चाहेंगे कि वैल्यू स्टॉक्स ढूंढना कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए भी, और किस तरह के पैमाने होने चाहिए, और अगर एक आम निवेशक कुछ अपने लिए तलाश करना चाहे वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो वो कहां पर हो सकता है, किस तरह से वो ढूंढने की शुरुआत करें? देखिए, एक तो मैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं या ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जो मैं बोल रही हूँ कोई भी थीम हमेशा नहीं रहता। तो इवन वैल्यू या ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी हमेशा नहीं रहती, इन्वेस्टिंग की स्टाइल या थीम्स भी बदलती रहती है कि क्या काम हम्म। करता है एक बाजार विशेष में, वो अलग हो जाता है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल। आप वैल्यू, और जो वैल्यू के बारे में भी बहुत सारे धारणाएं हैं जो सच नहीं है। हम्म। वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरु कौन माने जाते हैं? बेंजामिन ग्राहम, उनकी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब एक तो बात लोग ये समझते हैं कि उन्होंने लिखा है कि आप लो प्राइस टू बुक वाले शेयर्स खरीदें, लेकिन हम्म। असल, एक्सक्यूज मी, उनकी किताब पढ़े तो ऐसा नहीं है। हम्म। वो तो खुद ही कहते हैं कि अब, और ये वो लिख रहे हैं लगभग 50 वर्ष पहले कि बिल्कुल। उनकी जो बात की एडिशंस में कि अब बुक वैल्यू का मतलब खाली एसेट्स नहीं रह गया है, ब्रांड है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इंटेंजिबल्स हैं जिनको आपको वैल्यू करना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने जो पैसा बनाया वो वैल्यू स्टॉक्स में बनाया ही नहीं, उनका अधिकतर पैसा एक इंश्योरेंस कंपनी में बना था, तो वो हम्म। वैल्यू स्टॉक नहीं था। लेकिन आपको, अगर आप खुद से निवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि जो आपके 4-5 पैरामीटर आपको बनाने हैं, जो भी है, ग्रोथ को लेके, रिटर्न को लेके, वो सब बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन से फिर उस सिस्टम को फॉलो करिए। हम्म। लोग कहते हैं कि हम ये सिस्टम कर रहे हैं या इन इन पैरामीटर्स के हिसाब से निवेश करेंगे, लेकिन असल में जब आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस सिस्टम से उन्होंने निवेश किया ही नहीं। कहा तो हम्म। ये, लेकिन अंततः वो ले क्या रहे हैं कि वो दोस्त ने बोल दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने कहा, टीवी पे ये सुन लिया, और आप बिना कोई सोच के और या सिस्टम के आपका पोर्टफोलियो एक तरह से बनता चला गया। तो हम्म। वो नहीं करिए। तो आप सोच समझ के, पहला तो एसेट एलोकेशन सोच समझ के करिए। दूसरा, रिस्क पैरामीटर्स जरूर रखिए, बिकॉज मैं ये कहती हूँ इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। हम्म। तो अगर आपको इस गेम में हारना नहीं है तो सबसे पहले अपने लॉस लिमिट करके रखिए। लॉस होंगे और लॉस आपको बुक भी करने चाहिए, लेकिन आप कम लॉस बुक करेंगे तो आपका ये हाल रहेगा कि एटलीस्ट कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लगे। हम्म। वो आपका हमेशा रहना चाहिए कि ऐसा हिट नहीं हो कि आप गेम के ही बाहर हो जाए।
तो वो अगर सोच समझ के करिए। दूसरा, ये ध्यान रखिए कि दो ही तीन सेक्टर में ज्यादा नहीं निवेश हो। या आप बोले मैंने 25 स्टॉक लिए, लेकिन है वो तीन ही सेक्टर में, आपने खाली एफएमसीजी, बैंक्स और आईटी लिया, तो फिर वो तीन स्टॉक की तरह ही चलेंगे। तो वो एक आसान एरिया है जहाँ रिस्क रिस्क मैनेजमेंट हम लोग जिस हिसाब से करते हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस रखिए। देखिए कि सेक्टर, एक सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं हो, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करिए। ये मेरे लिए कॉज है, इसीलिए हम लोग तो एक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं 8.5 लाख रुपए से, जो आपको वैसे अगर आप देखें तो विश्व में आपको कहीं भी वो $1 मिलियन से कम में नहीं मिलेगा, 8.5 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय लोग बहुत कम ग्लोबली डाइवर्सिफाई करते हैं। और मैं खाली एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगी कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था। आज देखिए कहाँ है, 86 के ऊपर है। तो एक करियर में अगर 85% डिप्रिसिएशन होता है, तो जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीज आप भूल नहीं सकते। हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, क्योंकि उस समय वही एक रास्ता था करेंसी हेज करने का। अब वो बात नहीं है। अब आपने जो आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस है, उसमें आप अच्छा खासा निवेश बाहर कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन ध्यान से करिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए, अपना पोर्टफोलियो सोच समझ के बनाइए, और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी करिए। तो ये मतलब मैं बोलूंगी 4 मंत्र हैं। बिल्कुल। और बाजार से ज्यादा ये मत समझिए कि आप बाजार को उससे ज्यादा समझने लगे हैं, और जाहिर है जो चीजें आपने बताई हैं उन चीजों का पालन किया जाएगा अनुशासन के साथ में, तो यकीनन मुनाफा बनेगा ही और घाटा कम से कम होगा, क्योंकि आपने कहा है कि स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। तो देवना जी, इटी भारत को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।